गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीएसटी का दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किए हैं। यहाँ पर बात करनी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल, तो हम देखते हैं ये सबसे पहले जो हमारे जो सीबीएसई का सिलेबस है इसमें हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में जानना है। देन यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हुआ ये मतलब प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में जानना है। ये जो प्रिंसिपल जितने भी फॉर्म्ड किए गए हैं ये कोई ओवरनाइट तो नहीं बना, ऐसे ही तो नहीं हो गया। तो ये किस तरीके से फॉर्म किए गए हैं, इसका क्या बेसिस है, किस कंसेप्ट पर लाया गया है ना। तो इसके लिए दो व्यक्ति बहुत ही महान हैं, एक फेयल और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो फेयल का क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और टेलर का, तो टेलर ने क्या प्रिंसिपल दिए और उनका क्या टेक्निक है, इन बातों का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। यानी कि मेनली हमको सीबीएसई सिलेबस में यहाँ पर 3 बातें पढ़नी है। पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, नंबर 2 फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नंबर 3 टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कंसेप्ट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रिंसिपल क्या। तो प्रिंसिपल को जानने के लिए आपको 2-3 टर्म जानने पड़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, एक गाइडलाइन होता है। प्रिंसिपल क्या है, गाइडलाइन होता है जो किसी भी वर्क को करने में आपको वो एक रोड मैप तैयार करता है, आपको डिसीजन लेने में वो हेल्पफुल करता है ताकि आप अपना गोल अचीव कर सके। दूसरा होता है टेक्निक। टेक्निक क्या है, एक प्रोसीड्यूर है, मेथड है, इन स्टेप्स ऑफ सीरीज है ना, दैट आर यूज्ड टू टेक एन ए वर्क। यानी कि कोई भी वर्क जो हम लोग करते हैं तो उसको वर्क करने के लिए कौन कौन सा स्टेप लेते हैं हम लोग, क्या मेरा मेथड होता है, क्या प्रोसीड्यूर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निक। देन होता है वैल्यू। वैल्यू एक तरीके से मोरल की बात यहाँ पर आ जाती है ना। यानी प्रिंसिपल अगर कोई भी हो, अगर उसमें वैल्यूज नहीं होता है तो वो दैट मीन्स बेनिफिट नहीं हो पाता है, बेनिफिशियल नहीं है। तो ये बेनिफिशियल होने के लिए हमको यानी कि टेक्निक ऐसा होना चाहिए, प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, वैल्यूज इंक्लूडेड हो, यानी कि मोरल हो उसमें। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट provides a guideline that is the general truth that is applicable to all है ना, which helps in a decision making in the functions of management। तो ये फंक्शंस यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा देखते हैं अगर हम लोग नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले क्या देखते हैं, नेचर यानी जो भी प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी होती है। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं सभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक जगह अप्लीकेबल होता है। बट हाँ, डिपेंड करती है उसके नेचर और साइज के ऊपर उसकी अप्लीकेबिलिटी। जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का स्पेशलिस्ट है कि मतलब इसका खासियत क्या है, जो ये वर्क में स्पेशलिस्टी लाता है ना। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है डिवीजन ऑफ वर्क में। तो ये तो है, लेकिन अब ये डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करें, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज हैं, नेचर क्या है वर्क का, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि लागू होता है लेकिन वो कैसे, वो डिपेंड करता है उसके नेचर और साइज पर। देन जनरल गाइडलाइन, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, एक जनरल गाइडलाइन देता है। वो जनरल गाइडलाइन का मतलब ये होता है जो जनरली हमको क्या करना होता है, वहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ करके ऑर्गेनाइजनल इंटरेस्ट को ध्यान में देना होता है। यानी कि ऐसा डिसीजन लेना होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। फिर ये क्या होता है, तो फॉर्म्ड प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही ओवरनाइट में नहीं तैयार हो गया है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए,
है ना। जिस तरीके से जैसे कि मान लीजिए ये देखा गया, जो अगर हमारे फैक्ट्री में यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हैं, अगर इसको लगातार वर्क करवाते हैं तो ये थक जाता है। यानी कि इसकी फैटिग स्टडी के बारे में देखें तो क्या देखते हैं, जो अगर एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल पर उसको रेस्ट दिया जाता है, उसके इंटरटेनमेंट की व्यवस्था की जाती है, तो आफ्टर दैट इंटरटेनमेंट उसकी इफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये ऐसे ही तो नहीं, इसके लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने पड़े। फिर होता है क्या, फ्लेक्सिबल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड यानी साइंस की तरह रिजिड नहीं होता है ना। ये ह्यूमन बिहेवियरल होता है ना। साइंस का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, यानी कि ये सर्टेन है, जो इस तरीके से लैब में वर्क करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा। ब्लड टेस्ट ही करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, A+ आएगा, B+, जो भी आएगा ये सर्टेन है। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये सिचुएशन अनुसार से हमको क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना होता है। फिर ये मेनली बिहेवियर होता है, यानी कि ये लैब बेसिस नहीं होता है। फिर देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये तैयार करता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये, जो कोई जो प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं तो इसका क्या कॉज और इसकी क्या इफेक्ट, दैट मीन्स उसकी जो एप्लीकेशन होती है, किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो हम एप्लीकेशन करते हैं वो उसका कॉज कहलाता है, और उसके एप्लीकेशन करने से जो उसका रिजल्ट आता है वो उसका इफेक्ट कहलाता है। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर कंटिजेंट, यानी कंटिजेंट का मतलब होता है हम लोग जो कुछ भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं उसको केयरफुली एप्लीकेशन करना होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में होता है सबसे प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ इनसाइट केयरफुल, है ना। दैट मीन्स ये रियलिटी, यानी कि हमको इस तरीके से देखना, मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है, जो फ्यूचर में हम जो डिसीजन लें वो क्या हो, तो ऐसा हो जिससे ऑर्गेनाइजेशनल वेस्टेज को कम किया जा सके। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर बात आती है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, तो इसको किस तरीके से अरेंज करें जो वो ह्यूमन यूटिलाइजेशन का, ह्यूमन का और मटेरियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाएँ। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है लिमिट से, यानी कंट्रोल कैसे किया जाए, लिमिट कैसे लगाया जाए, बाउंड्री क्या कैसे बांधा जाए, इसके हिसाब से। फिर ये होता है साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर है ना, उसके अनुसार से काम करते हैं। फिर मीटिंग, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज करता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको ये फुलफिल करने में मदद करता है। फिर मैनेजमेंट जनरली ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च से चलता है। हर हमेशा ये जैसे कि न्यू टेक्निक्स जो आज के डेट में आए हैं, जैसे कि जस्ट इन टाइम, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, तो फिर बेंच मार्किंग, 6 सिग्मा, कैंज, ये सब क्या है, रिसर्च का ही कारण हो पाया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें प्रिंसिपल और टेक्निक्स। ये हमारे CBSE का सिलेबस है, ये है CBSE सिलेबस। ये चीज़ हमको स्टडी करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कंसेप्ट में कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइन, ये क्या है, गाइडलाइन है, टू एक्शन व्हाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू बी टेकन व्हाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। यानी कि जब ये सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का काम करते हैं तो उस समय में जो भी गाइडलाइन होता है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो कुछ वर्ड को देखने हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। तो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ साइंस क्या होता है, रिजिड होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियरल होता है, और ये क्या होता है, लैबोरेटरीज में डील किए जाते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट देखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गाइडलाइन है, और ये क्या होता है, एक प्रोसीड्यूर यानी कि मेथड होता है। टेक्निक क्या होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है, एक मेथड होता है।
फिर प्रिंसिपल और वैल्यूज, प्रिंसिपल और वैल्यूज। तो प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक ट्रूथ यानी कि गाइडलाइन फॉर बिहेवियर, ये बेसिक ट्रूथ होता है। ये क्या होता है, समथिंग विच, यानी वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, यानी कि दे आर मोरल कंडीशन। ठीक, अब देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे पहला आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या जो कुछ भी है, छोटा है या बड़ा है, ये हर एक जगह अप्लीकेबल होगा, है ना। लेकिन उसकी अप्लीकेबिलिटी वैरी कर जाता है उसके नेचर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर, है ना। यानी दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, है ना, जस्ट लाइक ऑल। तो इसमें जैसे कि देखते हैं एक डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, जैसे कि हम लोग बात की ना, जो फेल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है, तो फेल्स ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, तो उसमें से एक है ये डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, यानी कि वर्क को इस तरीके से बांटे, स्पेशल व्यक्ति के बीच में क्या करते हैं, बांट देते हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ ही या किसी भी में क्या होता है, जो फिजिक्स के हैं उसको फिजिक्स का वर्क दे दिया गया है, तो इससे क्या होता है, उसको स्पेशलिटी की जानकारी होती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क ये होता है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि अपने यहाँ ही हम जैसे कॉमर्स में मान लो 2 ही टीचर हैं, एक हम हैं और एक मैम है, तो इन 2 में ही 3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन एक टीचर और आ जाए, तो जैसे कि हम अकाउंट्स ले लेंगे, है ना, जैसे कि मैम बीएसटी ले लेती है और एक इकोनॉमिक्स का टीचर आ जाए, तो इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है लेकिन पढ़ाना पड़ता है, तो क्या होगा, अगर ये तीनों आ जाए तो आपको क्या होगा, यानी डिवीजन ऑफ वर्क हो गया यहाँ पर, और आपको क्या होगा, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, स्पेशलिस्ट का बेनिफिशियल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम ही को ये दोनों, तो इसमें तो आपको मिल पाता है, इसमें थोड़ा सा कम हो पाता है। तो ये यानी कि इसी यानी कि वर्क को इस तरीके से बांटते हैं ताकि स्पेशलिस्ट का क्या हो सके, हमको बेनिफिट मिले। लेकिन ये डिपेंड करता है डिवीजन ऑफ वर्क किसके ऊपर, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है, ये क्या करता है, डिसीजन लेने में हमको मदद करता है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है जो ये रेडीमेड कोई सॉल्यूशन दे देता है हमको, ऐसा भी नहीं बात है। ठीक है, तो जैसे कि एक है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, जो एक व्यक्ति को ऑर्डर देने वाला कोई एक, यानी एक व्यक्ति का जो सबऑर्डिनेट है उसका सुपीरियर एक ही होगा, वो एक समय में एक ही व्यक्ति का ऑर्डर फॉलो करेगा और उसी को वो क्या करेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी उसी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बातें, तो इससे क्या हो जाता है, वहाँ पर एम्प्लॉय का मोटिवेशन होता है, वो स्मूथ फंक्शन कर पाता है, उसका बेनिफिट मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड लगाते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है फेल्स का, अगर उसको हम लोग अप्लीकेबल करते हैं तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट होता है, उसका इम्प्रूव होता है, स्मूथ फंक्शंस होता है। ठीक, फिर तीसरा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रातों रात तैयार बन के तैयार नहीं हो जाता है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि हमको ये देखना होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री है अगर, तो वहाँ पर अगर वर्कर की टाइम शिफ्ट के बारे में देखते हैं, तो वर्कर मान लीजिए देखते हैं वो थक जाता है, तो थकने से क्या होता है, उसकी इफ़िशियंसी घट जाती है, तो एक बीच बीच में क्या करते हैं, उसके लिए टाइम इंटरवल पर रिफ्रेशमेंट का, है ना, काम करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपके कल्चर की बात करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉय कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्कर होते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। अब जब वो मेल के लिए अलग से वर्क प्लेस का व्यवस्था करते हैं, फीमेल के लिए अलग से, तो वो कुछ कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर एक ही में दोनों को करते हैं तो फीमेल एम्प्लॉय अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर की बात होती है, जो वो डिसिप्लिन को कैसे अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में उसको यूज करते हैं, ये चीज़ देखा जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, रिजिड नहीं होता है साइंस की तरह से, ये मॉडिफाइड किया जाता है सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन का जो डिमांड है उसके अनुसार से इसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या करना, तो जो भी वर्क की पावर है, अथॉरिटी, वो अपने हाथ में रखना, और उसको धीरे धीरे किस व्यक्ति के हाथ में देंगे काम करने के लिए, किसको कितना अथॉरिटी देंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सर्कमस्टांसेज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कितना पावर किसी को दे या नहीं दे, है ना। जैसे कि फिर नेक्स्ट होता है मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर का मतलब होता है यहाँ पर जो वो ह्यूमन नेचर
ह्यूमन बीइंग के ऊपर यानी कि इन्फ्लुएंस करने के लिए ये काम किया जाता है, ह्यूमन के नेचर को वहाँ पर देखा जाता है। अब जैसे कि ऑर्डर, तब ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कोई एम्प्लॉय है, एक प्रिंसिपल, ये ऑर्डर जो है एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फेयल का दिया हुआ है। तो ये जो है इसका मतलब क्या, ऑर्डर का मतलब क्या, जो कोई भी एम्प्लॉय है, अब जैसे कि मान लीजिए हम आपके क्लास में क्लास लेते हैं, अब बोर्ड है वहाँ पर, अब हमको लेक्चर देने के लिए बताया जाए जो नहीं आप पीछे खड़ा रहिए, और जब लिखना होगा तब आइए बोर्ड पर, तब आएंगे बोर्ड पर, चौक लेने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो वर्किंग एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन एक ही समय हमको अगर बोर्ड के साथ पास ही खड़ा रहने दिया जाएगा, वहीं पर चौक रहेगा और वहीं पर हम सारा काम करेंगे, वहीं समय लेक्चर दे पाएंगे, तो क्या होगा, वर्क मेरा स्मूथ चलेगा। तो यही होता है ऑर्डर, यानी कि वो जो मटेरियल है और एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय जो है उस मटेरियल को यूज करने में एम्प्लॉय की क्या मूवमेंट होती है, इसको लीड किया जाता है, तो ये ऑर्डर। फिर कॉज एंड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि जैसे कि किसी प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाइड करते हैं तो वो कॉज कहलाता है, और उसकी जो रिजल्ट होती है वो इफेक्ट कहलाती है। जैसे कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, जो कोई भी एम्प्लॉय जो है ना, उसको एक से ज़्यादा अगर एक समय में बॉस अगर कोई इंस्ट्रक्शन किसी भी एम्प्लॉय को अगर एक ही समय में बहुत सारे बॉस उसको कोई गाइडलाइन देता है, वर्क करने के लिए करता है, यानी कि किसी एम्प्लॉय पर गाइड रखने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा एम्प्लॉय दे देते हैं, लीडरशिप उसका करता है, तो वो क्या होता है, खुद कन्फ्यूजन में आ जाता है, जो किसकी कहना माने, किसकी कहना नहीं माने, किसको पहले किसके काम को पहले पूरा करे, किसके काम को पहले नहीं पूरा करे, है ना, ये चीज़ में कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो यहाँ जो देखिए हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड, ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसमें मल्टीपल कमांड यानी कि उसका यूज किए हमने, यानी एक व्यक्ति को क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कमांड करता है, तो मल्टीपल कमांड। तो ये हो गया क्या, एप्लीकेशन यानी कि कॉज, और दूसरी इससे उसका क्या रिजल्ट आया, तो वो कन्फ्यूजन में आ गया, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, कन्फ्यूजन, तो ये हो गया रिजल्ट यानी कि इफेक्ट। फिर होता है कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब होता है जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको आप केयरफुल्ली अप्लाई कीजिए, है ना, वैसे ही नहीं, सिचुएशन को अनुसार से देख करके क्या होता है। जैसे कि रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या, एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेमुनेशन, यानी किसी भी एम्प्लॉय का जो रेमुनेशन होना चाहिए वो फेयर और जस्ट। अब फेयर एंड जस्ट ऐसे ही नहीं आ जाता है, फेयर एंड जस्ट को अप्लाई करने के लिए वहाँ पर देखा जाता है जो कौन सा एम्प्लॉय की क्या एफिशिएंसी है, किसकी क्या एजुकेशन है, कौन कितना डिजर्व करता है ना, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, ये सब देखा जाता है, तब जाकर के उसके अनुसार से रेमुनरेशन फिक्स की जाती है। तो ये हो गया नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगला आगे हम देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला कहता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी मैनेजर जो है क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की सहायता से, है ना, इसको किसी भी को सॉल्व करना चाहता है, यानी क्विक डिसीजन लेने में ये क्या करता है, मदद करना चाहता है ना, उसको मदद यानी कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको वो सॉल्व कर सके। फिर कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो भी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज है उसको कहता है इस हिसाब से अरेंज करना चाहिए ताकि कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके, मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट, किससे, मटेरियल रिसोर्सेज से और ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों को इस तरीके से पुट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस जो लिमिट द बाउंड्रीज मैनेजरल डिस्क्रिप्शन पर, है ना। फिर कहता है साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन हेल्प्स इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्री फ्रॉम बैस एंड प्रीजुडिस। ये क्या होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, यानी मैनेजर को जो डिसीजन लेना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए एंड प्रीजुडिस होना चाहिए। फिर कहता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा होता है जो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज करता है तो उस समय में क्या चेंजेज हो जाते हैं, क्या डिमांड हो जाती है, उसके अनुसार से प्रिंसिपल को क्या कर देना चाहिए, मॉडिफाइड कर देते हैं। फिर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना मैनेजर का काम होता है। जैसे कि रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे में रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, टू द एडिक्वेट। इक्विटी का मतलब क्या, जितने भी हैं सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर कहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, यानी कि ऐसे ही नहीं कोई भी जो मैनेजमेंट बनता है ऐसे ही प्रिंसिपल बनता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, जैसे कि सिक्स सिग्मा है, बेंच मार्किंग है, ऑपरेशन रिसर्च है, ये सब ऐसे ही नहीं, इस सब के लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं तब जा कर के ये डेवलप हुआ है।
तो ये दो बातें हम लोग देखें यहाँ पर, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर। इसके बेसिस पर दो केस स्टडी है आपके पास, है ना, दो केस स्टडी है। पहला केस स्टडी है, ऋषभ एंड नैना आर द टीम मेंबर्स ऑफ वरुण हु वर्क्स एज ए टीम लीडर इन FMCG कंपनी। ठीक है, FMCG का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। वरुण ऑब्जर्व दैट बोथ ऋषभ एंड नैना आर इन कंस्टेंट कन्फ्लिक्ट with each other due to their personal prejudice. Many a times, this conflicts between them influences their work adversely. Varun always resolves such situations by emphasizing on the principle of primary of the organization goal over individual interest, which related characteristics of principle of management is being highlighted in the एवब केस। यानी कि आपको ये बताने हैं कि इसमें कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज हुआ है। ठीक है, ये आंसर आपको देने हैं। फिर दूसरा केस स्टडी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इक्विप द मैनेजर टू फ्री द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन सो दैट द वेस्टेज एसोसिएटेड विथ ए trial and error approach can be overcome. Identify the point of significance of management, है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंस कौन सा है ये आपको बताने हैं। तो ये देखिए दो क्वेश्चन है केस स्टडी का, ये दोनों केस स्टडी का क्या आंसर होगा, है ना, ये आपको यूट्यूब पर क्या करना है, कमेंट में मैसेज करना है हमको यूट्यूब पर। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।